चलिए, तो सबसे पहले शो में बात होने वाली है फंड का फंडा सेगमेंट की, जहां पर हम आपको मिलवाते हैं रोज़ाना एक फंड मैनेजर से और किसी एक फंड की रणनीति आपको बताते हैं। और आज हमारा फोकस होने वाला है टाटा डिजिटल इंडिया फंड पर। मेरे साथ मीता शेट्टी, फंड मैनेजर टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जुड़ गई हैं। मीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और वैसे तो हम सब जानते हैं कि ये एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है और ऐसे में जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश की बात करते हैं मीता, तो म्यूचुअल फंड्स अपने आप में इतने वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं कि कोई सेक्टर स्पेसिफिक अगर चाहता भी है लेना कोई फंड, तो बहुत सोच समझकर आपको लेना होता है। तो मीता के साथ तो सबसे पहला सवाल मैं यही रखना चाहती हूँ। इनफैक्ट सबसे पहले मुबारकबाद, 10,000 करोड़ का आंकड़ा जो है आपके फंड ने पार कर लिया है मीता, तो बहुत बहुत मुबारकबाद उसके लिए। लेकिन अब थोड़ा सा इस सेक्टर के आउटलुक के बारे में जानना चाहती हूँ मैं, क्योंकि हम जब डिजिटल फंड की बात करते हैं तो आपके फंड में केवल आईटी ही ऐसी कंपनियां नहीं हैं जो शामिल हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी में शामिल होने वाला डिजिटल जो बहुत बड़ा फैक्टर है, उससे जुड़ी तमाम कंपनियां आपके फंड में हैं। आउटलुक के लिहाज से हमें कुछ बताइए, आप क्या कुछ भाप पा रही हैं फिलहाल? थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो पहला जो आपका क्वेश्चन था कि कैसे रहा है ये जर्नी ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। सो आई थिंक इस सेक्टर में हमने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। कोविड के सालों में हमने देखा कि ये सेक्टर में बहुत एक ग्रोथ देखी हमने, स्टॉक्स में, रेवेन्यू ग्रोथ में, मार्जिन्स में। सो क्लियरली वो एक सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा फेज रहा था। लेकिन 22 तो कैलेंडर 22 में जब वॉर छिड़ गई रशिया यूक्रेन की, तो जब यूएस में एक रिसेशनरी फियर्स का एक माहौल बनने लगा, तो क्लियर तब से हमने देखा है कि सेक्टर थोड़ा डाउन टिक पे आ गया था। हालांकि पिछले कुछ महीनों में हमने अच्छी रिकवरी देखी है। सो आई थिंक इस सेक्टर में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। बट आई थिंक एज आई सी हेड इन आने वाले कुछ क्वार्टर्स या हम 2-3 साल की अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर में एक स्ट्रक्चरल स्टोरी डेफिनेटली हमें दिखती है इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन। आज सारी कंपनियां या सेक्टर्स या कोई भी कंट्री की हम बात करें, तो सभी को चाहिए कि उन्हें एक डिजिटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना है। और क्लियरली वो एक आउटलुक हमारे इंडियन आईटी सेक्टर को लेकर काफी एक पॉजिटिव आउटलुक इससे बनता है, क्योंकि इंडियन आईटी का एक काफी अच्छा शेयर है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। हम ऑलमोस्ट 30% हमारा रफली शेयर है एज फार एज द इंडियन आईटी सर्विसेज एज अ मार्केट इज कंसर्न इन द ग्लोबल वर्ल्ड। तो हम एक काफी प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं इस स्कीम में। और आउटलुक के हिसाब से, जैसे कि मैंने कहा कि ये डिजिटाइजेशन की जर्नी हमें काफी स्ट्रक्चरल लगती है। तो हमें आने वाले कुछ साल अच्छे लगते हैं। हैविंग सेड दैट, नियर टर्म में हमें लगता है कि एक आध दो क्वार्टर हमें और थोड़ी सॉफ्टनेस देखने मिल सकती है, क्योंकि यूएस में अभी भी हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स घटना शुरू नहीं हुए हैं। और जब वो होंगे तब शायद हमें वो बेनिफिट दिखेगा फ्लो होते हुए, एज फार एज दी डील विंस हो या रेवेन्यू ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे थे। तो वो शायद हमें और एक दो क्वार्टर आउटलुक हमारा शायद थोड़ा लगेगा कि साइडवेज है या वीक है। बट 3 से 5 साल के आउटलुक पर हमें ये स्ट्रक्चरल स्टोरी अच्छी बनते हुए दिखती है। कमिंग टू कि आपका कैसे ये मार्जिन्स वगैरह या वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें, तो मार्जिन्स में हमने थोड़ी सी बेनिफिट आते हुए देखी है, क्योंकि आईटी कंपनियां अग्रेसिवली अब हायर नहीं कर रही हैं जो उन्होंने 2 साल पहले किया था। तो उस वजह से उनके मार्जिन्स थोड़े से एक अच्छे लेवल पर आते दिख रहे हैं। और हम वैल्यूएशंस की अगर बात करें, तो ये सेक्टर ने कोविड के टाइम पर 35 टाइम्स एट अ सेक्टर लेवल पे ब्रॉडली ट्रेड करते हुए देखा था हमने। और अभी वैल्यूएशंस करीब 24-25 के आसपास चल रहे हैं। तो हमारी आउटलुक स्ट्रांग है बट लॉन्ग टर्म को लेकर। और जो आपका क्वेश्चन था कि सेक्टोरल फंड्स में किस तरह से इन्वेस्टर्स को इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। मेरे हिसाब से सेक्टोरल फंड्स की साइकिल रहती है, और देयर कैन बी कपल ऑफ इयर्स जहां पर हमें रिटर्न्स उतने अच्छे देखने ना मिले। और जब उनकी साइकिल अच्छी होती है तब हम रिटर्न्स भी काफी अच्छे देखने मिलते हैं हमें। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एलोकेशन आपका एक लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि रिस्क फैक्टर इन सेक्टरों में या सेक्टर फंड्स में जनरली थोड़ा हाई होता है वर्सेस अ डिवर्सिफाइड फंड। बट आईटी को स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं, तो आप उसकी लास्ट 7 ईयर या 10 ईयर की कैगर देखेंगे या सीएजीआर देखेंगे, तो ये सेक्टर ने
मार्केट को अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। सो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म व्यू जरूर रखिए और एलोकेशन को आप एक रिस्क को मायने रखते हुए आप एक छोटे एलोकेशन ही करिए इन सेक्टर फंड्स में। बिल्कुल। लेकिन मीता, फ़िलहाल जो आपका फ़ंड का एलोकेशन है, थोड़ा-सा उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि तमाम तरह की कंपनियाँ अपने-अपने पोर्टफ़ोलियो में शामिल कर रखी हैं। लेकिन अब मुझे ये बताएँ कि अक्रॉस मार्केट कैप्स, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफ़िक बात आप शायद नहीं करेंगी हमारे साथ, लेकिन अक्रॉस मार्केट कैप्स मैं समझना चाहूँ तो फ़ंड का स्ट्रक्चर कैसा है? एक्सपोज़र कैसा है? रेशियो कैसा रखा गया है? इस फंड में हमने कुछ चेंजेस किए हैं पिछले 1 साल, 1.5 साल में। तो जब वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए थे इस सेक्टर के, तब हमने करीब ऑलमोस्ट 10% कैश इस फंड में होल्ड करना शुरू किया था और हमने अपनी लार्ज कैप एक्सपोज़र भी बढ़ा दी थी। ऑलमोस्ट हम 50% से उसको 80% तक लेकर चले गए थे। और जब हमने देखा कि ये सेक्टर की वैल्यूएशन 35 से दोबारा घट रही है और घटकर 20 के आसपास आ गई थी, तब हमने उसको वापस से एलोकेट करना शुरू कर दिया। जो हमारे पास कैश रहा था ऑलमोस्ट 12-13 महीनों तक जो हमने कैश होल्ड करी थी। और हमने साथ-साथ अपना लार्ज कैप एक्सपोज़र भी कम करना शुरू कर दिया। तो अभी हम बोल सकते हैं कि हमारी लार्ज कैप एक्सपोज़र करीब 65 से 70% के बीच में है और हमने इसको करीब 85 से कम करके अभी 65 के आसपास हम सेटल हो रहे हैं। एंड एज़ एंड व्हेन हमें अपॉर्च्युनिटीज़ कहीं भी दिखें, चाहे लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप या मिड कैप हो, वो एलोकेशन उस हिसाब से चेंज होगा। बट हम लार्ज कैप जो हम 1 साल पहले थे उससे हम रिलेटिवली काफ़ी लोअर लेवल पर हैं आज। बिल्कुल। तो क्लियरली जहाँ पे आपने लार्ज कैप का ज़िक्र किया है और यहाँ पर थोड़ा-सा आपका एक्सपोज़र जो है वो कम हुआ है। यही जानना चाहेंगे कि आने वाले वक़्त में भी क्या आपकी यही रणनीति रहने वाली है? जो एक्सपोज़र आपका कम हुआ है, इसके पीछे कोई निश्चित वजह जो आप बताना चाहें? जैसे मैंने बताया कि जब कोविड में रैली में ये सेक्टर की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट बढ़कर 35 टाइम्स हो गई थी, तो वो हम एक सेक्टर लेवल की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। बट उस वक़्त काफ़ी मिड और स्मॉल कैप्स थे जिनकी वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल्स पे थे और हमें लगा कि हमें थोड़ा-सा वहाँ पर एक प्रॉफिट बुक करके रिस्क को भी फंड में कम करना है और इस वज़ह से हमने ये कॉल लिया था। तो हमारी मिड और स्मॉल एक्सपोज़र 50% थी और हमने उसको कम करके लार्ज कैप तरफ एलोकेशन करवाया था। और जिस वक़्त हमें लगा कि वैल्यूएशन अब एक रीज़नेबल लेवल पे आ गई है, सो तब हमने उसको दोबारा से शिफ्ट किया। तो ये पिछले ढाई 3 साल के चेंजेस जो मैं बता रही हूँ, बट स्पेशली 1 साल पहले से अभी हम लार्ज कैप से ट्रिम करके ज़्यादा करके मिड और स्मॉल या प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़ भी आप हमारे फंड में अगर देखेंगी तो हमारे पास टॉप 5-6 नेम्स में आपको प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़ भी दिखेंगी। तो हमने वहाँ एलोकेशन किया जहाँ हमें अल्फ़ा की अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा लग रही थी। बिल्कुल। थोड़ा-सा कंपनी से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो पूरी थीम है वो डिजिटल इंडिया की थीम है और यहाँ पर हम केवल आईटी कंपनियों तक सीमित नहीं हैं। वो तमाम तरह की कंपनियाँ जो आगे डिजिटल इंडिया के पूरे सपने को आगे ले जा रही हैं और उस तरह से हमने देखा कि बहुत इसी लाइन पर बहुत सारी कंपनियाँ पिछले कुछ सालों में उभरती हुई भी दिखाई दी हैं। तो ओवरऑल अगर हम इन कंपनियों की बात करें, इस थीम के बारे में बात करें, तो आपने किस-किस तरह का चुनाव जो है वो किया गया है? आईटी को छोड़ ऐसी कितनी तरह की कंपनियां हैं जो इस पूरे थीम में आपको लगता है कि अब आगे बढ़ रही हैं, और उन कंपनियों में आपका जो एक्सपोजर है उसके बारे में कुछ बताएं? एक तो क्योंकि डिजिटल आज एक बहुत ही ब्रॉड थीम है। ऑल्दो आईटी को हम जब देखते हैं तो सिर्फ आईटी सर्विसेज इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें आपको लिस्टेड कंपनी में काफ़ी मिल जाएँगी। बट क्योंकि ये हमारा एक डिजिटल थीम का फंड है, हमने इसको काफ़ी ब्रॉड बेस्ड तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है। और आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ कैप गुड्स कंपनीज़ भी हैं, जो रोबोटिक या ऑटोमेशन की तरफ उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो हमने उन कंपनियों को भी यहाँ पे ऐड किया है। इसमें आप देख सकती हैं कि हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़ हैं जैसे फूड डिलीवरी हो या फिनटेक कंपनीज़ भी हैं कुछ। तो हमने उन सभी में एलोकेशन किया है क्योंकि हमें लगता है कि डिजिटाइज़ेशन एक काफ़ी ब्रॉड थीम है और ख़ास करके अगर कोई इंडिया फ़ोकस स्टोरी हमें यहाँ खेलने मिलती है या हमें एलोकेट करने मिलती है, तो हम उसको ज़रूर एक लेवल पे कैप्चर करना चाहेंगे। ऑफ़ कोर्स वैल्यूएशंस और ग्रोथ आउटलुक इज़ द बॉटम लाइन जहाँ पे हम
फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये हमारे फंड में होगा या नहीं होगा। बट इंडिया स्टोरी हमें इन इन कुछ कैप गुड्स और जैसे प्लेटफॉर्म कंपनीज की मैंने बात करी, उनके थ्रू हमें एक इंडिया में भी जो डिजिटाइजेशन की ग्रोथ है वो अच्छे से कैप्चर करने का मौका मिलता है, और हम ये हमेशा हर लेवल पे इवैल्यूएट करते रहते हैं। मीता, थोड़ा-सा फ़िनटेक स्पेस पे हम बात करते हैं, हालाँकि बहुत एक्सपोज़र नहीं है इस कंपनियों का आपके पूरे फ़ंड पोर्टफ़ोलियो में, लेकिन फिर भी जो सवाल खड़े हो रहे हैं, हमने कई बार ऐसे होता है अगर किसी एक कंपनी में किसी भी तरह का गवर्नेंस इश्यू निकल आता है या किसी भी तरह की खबरों के चलते हम देखते हैं परेशानी, दिक्कतें सामने आती हैं निवेशकों के लिए, तो उस पूरे सेक्टर और उस तरह की तमाम कंपनियों पर जो है उसका असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। एक तो पूरे फ़िनटेक स्पेस पर आपकी राय जानना चाहेंगे और उसके बाद क्योंकि फ़ंड मैनेजर होने के नाते आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि जितना हो सके जोखिम को थोड़ा-सा सँभल कर प्ले किया जाए अपने पूरे फ़ंड की रणनीति में। तो किस तरह से इस पूरे स्पेस को देखती हैं और आपका चुनाव इस तरह की कंपनियों को लेकर अगर करना हो, तो आप किन-किन बातों का ख़्याल रखेंगी? आप देखेंगे कि जैसे हमारे पास एक ही फिनटेक कंपनी है हमारे फंड में, जो कि लार्जली इंश्योरेंस की तरफ उनका काम और उनका सेगमेंट हो रहा है। बट काफ़ी और भी फिनटेक कंपनीज़ हैं इंडिया में लिस्टेड स्पेस में, या जो शायद आने वाले सालों में लिस्टेड होंगी। तो एक बहुत ही ब्रॉड बेस पे अगर मैं बात करूँ, तो आइडिया ये होती है हमारी कि अगर आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म की सेगमेंट को देखें ग्लोबली भी, या चाइना या यूएस, तो हमने देखा है कि ये एक काफ़ी कंसोलिडेशन फेज़ से हर सेगमेंट गुज़रा है, और उसके बाद में करीब 2 या 3 कंपनीज़ एक बड़ा मार्केट शेयर उस पर्टिकुलर सेगमेंट में इन द एंड वी सी कि वो जनरली फॉर्म हो जाते हैं। चाहे वो फूड डिलीवरी हो, चाहे वो ऑटो ऑनलाइन हो, या फिनटेक हो। तो वो एक सीख हमें इंटरनेशनल मार्केट से मिली है इन इन प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़ को देखने के लिए। और जहाँ पर ये कम्फर्ट हमें दिखने लगता है, वहाँ पर ऑब्वियसली हम थोड़ा अग्रेसिवली उस स्पेस को देखने लगते हैं। एंड देन कंपनी की मार्केट लीडरशिप कैसी है, और किस तरह से वो स्केल कर सकते हैं अपने बिज़नेस को। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इन प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़ की ये होती है कि क्योंकि ये एक लार्ज केपेक्स इंटेंसिव बिज़नेस नहीं है, तो जब ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो आरओई या आरओसीज़ होती हैं, वो काफ़ी मीनिंगफुली अच्छी दिख सकती हैं इन फ्यूचर। तो इन 2-3 चीज़ों को हम डेफ़िनेटली रखते हैं एट द कोर अपार्ट अवर जनरली जो हम एनालिसिस करते हैं उसके अलावा। तो ये एक ये एक जनरल फ्रेमवर्क है मेरा टू लुक एट दीज़ प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़। ऑलराइट, बतौर फंड मैनेजर आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाती हैं और जब अपनाती ही जाती हैं स्ट्रैटेजीज़ को तो बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक्स में से आप बाहर निकलती हैं, कुछ में आप निवेश भी शुरू करती हैं। अब ऐसे में पोर्टफोलियो चर्निंग की बात हो रही है जो एक फंड मैनेजर करता है, जो पोर्टफोलियो में बदलाव करता है स्टॉक्स को लेकर। आपकी जो चर्निंग है वो बहुत कम है, तो इसके पीछे क्या वजह है? और एज अ फंड हाउस आपका ये मैंडेट है कि आप बहुत कम चर्निंग में विश्वास रखते हैं, कुछ बताइए। सो हमारा लॉन्ग टर्म चर्न रेशियो जनरली इन नॉट ओनली डिजिटल बट बाकी की भी अगर फंड्स की मैं बात करूं, तो करीब 20 से 25% के ही रेंज में रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि हम हमारा अप्रोच ये होता है कि हम एज अ हाउस भी और एज अ फंड मैनेजर मैं खुद भी गार्क में बिलीव करती हूँ, जहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि हम ऐसे स्टॉक्स को फंड में लें, और एटलीस्ट 50 से 60% का एलोकेशन हमारा ऐसे स्टॉक्स में रहे जो कि ग्रोथ की आउटलुक को भी कहीं न कहीं इम्प्रूव करते हुए दिखाने वाले हैं, और उनकी वैल्यूएशन भी हमें एक रीज़नेबल लेवल पर लगती है वर्सेस इट्स हिस्टोरिकल या फिर सेक्टर एवरेज को अगर हम देखें। तो जब कभी हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ की हमें लगता है, और हमारी कन्विक्शन आती है ऐसे आइडियाज़ पे, तो हम उसे लेकर एक लंबे समय तक होल्ड करने की ट्राई करते हैं। क्योंकि तभी हमारा वो एक कंप्लीट एक वैल्यूएशन री-रेटिंग की साइकिल हमें प्ले करने मिलती है। तो इस इन दिस जर्नी हमारा जनरली आउटकम ये होता है कि हमारी चर्न रेशियो रीज़नेबल लेवल्स पे होती है। चलिए मीता, आखिरी सवाल और उसके बाद इस चर्चा को हम यही समाप्त करेंगे। सवाल आखिर में ये होगा, क्योंकि बतौर फंड मैनेजर और ऐसी स्पेस का फंड आप हैंडल कर रही हैं जहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ नया हो रहा है। एआई जो कि एक बहुत बड़ा डोमिनेंट फैक्टर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है इस पूरे टेक स्पेस में। तो अब बताएं कि आपकी भी नज़र क्या इस स्पेस पर एआई को ध्यान में रखते हुए बढ़ रही है? किस तरह की कंपनियों पर आपका फोकस अब रहने वाला है? ट्रेंड अगर हम भापना चाहें तो वो ट्रेंड में आपके रडार पे कौन-कौन सी कंपनियाँ होंगी?
तो आई थिंक जैसे मैंने कहा कि ग्लोबली तो हम ये देख ही रहे हैं कि एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है डिजिटाइजेशन की, और आने वाले कुछ साल ये काफी अच्छा ग्रोथ दिखाने की पोटेंशियल रखती है। बट इंडिया बेस्ड स्टोरीज हमें अभी कम मिल रही हैं एज अ अगर मैं डिजिटाइजेशन की बात करूं, तो वहां पर एक जरूर मेरा ध्यान रहता है हमेशा कि किस तरह से हम एक एडिशनल एक लेयर ऐड कर सकते हैं, कि हम सिर्फ ग्लोबल स्टोरी को ही ना बट इंडिया स्टोरी को भी कहीं ना कहीं इसमें कैप्चर करें। जैसे कुछ स्टेप्स हमने उसमें ऑलरेडी लिए हैं, जैसे कैप गुड्स की मैंने बात करी या प्लेटफॉर्म कंपनीज की बात करी। तो वो एक एडिशनल मेरा एक आउटलुक रहता है कि किस तरह से हमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और हमारी व्यू उस कंपनी या स्पेसिफिक सेगमेंट को लेकर अगर पॉजिटिव बनते हुए दिखती हैं, तो हम वो जरूर कैप्चर करना चाहेंगे गोइंग अहेड। सो आज हमने जैसे पढ़ा है कि आज इंडिया में भी एक चैटबॉट जेन एआई के बेसिस पे लॉन्च हुआ है। अब तक हम ग्लोबल की ही बात सुन रहे थे। तो आई एम सीइंग कि काफी एक एक बेस बनते दिख रहा है फॉर फ्यूचर। और लिस्टेड स्पेस में अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हम लेंगी, चाहे वो एआई हो या प्लेटफॉर्म हो या डिजिटल हो, तो हम उसको जरूर कैप्चर करना चाहेंगे। चलिए मीता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और टाटा डिजिटल इंडिया फंड एक बहुत ही मशहूर फंड जो बहुत सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी है, तमाम बारीकियां आज आपने साझा की, धन्यवाद। और अगर